खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। ये बुलेटिन इसलिए खास है क्योंकि हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्यों के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारी रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास, जहां उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कुछ दिन भर की बड़ी खबरें रहेंगी और किस पर हमारी नजर रहेगी। हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शरद व्यास मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, बिहार से श्रीकांत प्रत्यूष रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं हमारे साथ यहाँ अरविंद पलावत भी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो वहीं राधा कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी से। खास बातचीत करेंगे, हर खबर पर विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले अरविंद पलावत, आपके पास आना चाहूंगी। राजस्थान की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं और जिस तरीके से लॉकडाउन 2 में कुछ छूट दी जा रही है दुकानों को लेकर, तो उसको लेकर क्या अपडेट है? राजस्थान में कहां कहां छूट दी गई है? अरविंद से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन मैं सीधा जाना चाहूंगी मध्य प्रदेश, जहां पर इस वक्त हमारे संवाददाता शरद व्यास जुड़े हैं। शरद, आज मध्य प्रदेश की क्या कुछ बड़ी खबरें रहेंगी और जिस तरीके से लॉकडाउन 2 में कुछ चीजों पर छूट की बात सामने आ रही है, गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर यह कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानें खोली जानी चाहिए। क्या खबरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए कोरोना का अपडेट। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1800 के आसपास पहुंच चुकी है और मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में इसकी संख्या तकरीबन 1085 हो चुकी है। भोपाल में इसकी संख्या तकरीबन 360 हो चुकी है, उज्जैन में 102 हो चुकी है, खरगोन में तकरीबन 65 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इस हिसाब से यदि पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मृत्यु दर थी, जो अभी तक मृत्यु दर थी वो 10% थी, वो घटकर 4.8% पर आ गई है। एक बेहतर साइन मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। मरने वालों की यदि बात कर लें अब तक कोरोना संक्रमण से, तो तकरीबन 92 लोग हैं जो अब तक मर चुके हैं कोरोना से, जिसमें सबसे ज्यादा 56 लोग इंदौर में मरे हैं, 9 लोग भोपाल में हैं, 11 लोग उज्जैन में हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर 6, 5, 4 और 1, 1, 2, 2 की गिनती में अलग अलग क्रम से लोगों की डेथ हुई है। तो ये कोरोना का अब तक अपडेट है। अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से गृह मंत्रालय, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने जो निर्देश जारी किया है कि दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी अपने व्यावसायिक संस्थान खोल सकते हैं। इसमें बड़े संस्थान जहां पर बल्क में भीड़ आती है उन संस्थानों को अभी इस तरह की छूट नहीं दी गई है, लेकिन जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको छूट दी गई है। लेकिन इसमें भी 50% तक जो अंदर उनका स्टाफ होता है वही उसमें उपलब्ध रहेगा और पूरा डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये फिलहाल एक तौर पर ट्रायल के तौर पर होगा मध्य प्रदेश में भी, लेकिन इसमें भी यदि लगता है कि स्थिति बिगड़ रही है तो इसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन 4 शहरों को कोई विशेष छूट नहीं है, जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन है। इन जगहों पर कोई ज्यादा विशेष छूट नहीं रहेगी। इन जगहों पर खास तौर पर निगरानी रखी जाएगी। एक खास बात यह भी है कि कल गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जब बात की थी तो एक नई चीज निकल कर आई है कि जो दिल्ली में शुरुआत हुई है प्लाज्मा थेरेपी, अब वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी और मध्य प्रदेश में भी प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से मरीजों का इलाज होगा, ताकि जल्द से जल्द जो जिनकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन रहा है इस संक्रमण से लड़ने के लिए, तो उनको उस प्लाज्मा के माध्यम से एंटीबॉडी तैयार किया जाएगा और उनको बचाने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक कहीं ना कहीं नई चीज शुरुआत हुई है और पूरी तरीके से मैं समझ रही हूँ और आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई। एक तरह से जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगभग ये 1700 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए होगी अगर छूट देने को लेकर विचार करती है तो। अब मैं सीधा चलूंगी बिहार, जहां रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, बिहार की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं और जिस तरीके से लॉकडाउन 2 को लेकर छूट देने की बात कही गई है, क्या बिहार में कहा जा सकता है कि इसका पालन किया जाएगा सख्ती से?
देखिए, बिहार में कई सेक्टर में काम शुरू हो चुका है। सरकार पहले ही निर्माण का कार्य शुरू कर चुकी है। रोड, पुल, पुलिया बनाने का काम चल रहा है। नल जल योजना के तहत काम चल रहा है और अब सरकार ने छूट दे दी है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कि सभी दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन जैसा कि मध्य प्रदेश के रिपोर्टर ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, यानी केवल आधे कर्मचारी ही काम करेंगे और मास्क पहनकर काम करेंगे। तो एहतियात के तौर पर जो कदम उठाने चाहिए वो उठाने होंगे। लेकिन बिहार में कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही नीतीश कुमार ने ढील दी थी कामकाज की, तो उन्होंने सवाल उठाया था कि ढील देने के साथ ही बिहार में कोरोना के संक्रमण की संख्या बहुत बढ़ गई है और उन सवाल उठाया था कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्यों ढील दिया। तो ढील के बाद वाकई यहाँ पर कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं कि 4 दिन पहले जहाँ बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 96 थी, अब 214 पर पहुँच चुकी है। पटना भी बहुत सेंसिटिव हो गया है। पटना में 5 हॉट स्पॉट बन गए हैं और पटना में एक महिला जो मिली थी खाजपुरा में, जिसका रिपोर्ट आया था पॉजिटिव, उसका पति एटीएम मशीन का कैश वैन ले जाता था, उसने संक्रमित कर दिया है कई एटीएम सेंटर को और माना जा रहा है कि एटीएम सेंटर पर कई लोग जाकर संक्रमित हो गए हैं। तो बिहार में भी कोरोना का संकट काफ़ी बढ़ता जा रहा है। पटना में 5 हॉट स्पॉट हो गए हैं और सभी हॉट स्पॉट को सील कर दिया गया है। कोरोना अब बैंकों तक पहुंच चुका है, एटीएम तक पहुंच चुका है, इसलिए पटना के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। पटना में पहले भी एक सब्जी दुकानदार ने बहुत बड़ा चेन बना दिया था। तो और यही वजह है श्रीकांत, बार बार ये कहा जा रहा है कि अपने पास सैनिटाइजर रखें, मास्क रखें, ताकि बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जो एक के बाद एक फैल रही है बहुत तेजी से। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सैनिटाइजर अपने पास जरूर रखें। अगर आप एटीएम भी जा रहे हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल तुरंत बात करें। अब मैं सीधा रुक करूंगी राधाकृष्ण त्रिपाठी की ओर, जहां लखनऊ से जुड़े हैं हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो बताएंगे। राधाकृष्ण, आज की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, किन पर नजर रहेगी? देखिए अंशिका, सबसे बड़ी खबर तो जो मजदूरों को वापस लाने की है उसी, और अभी 10:30 बजे मुख्यमंत्री एक बार फिर बैठ रहे हैं अपनी टीम के साथ, जो टीम 11 है, तो उसमें इस पे चर्चा होगी। और आज इसकी शुरुआत भी होने जा रही। पहले चरण में हरियाणा में जो मजदूर हैं उनको वापस उत्तर प्रदेश लाने के लिए आज व्यवस्था की जा रही है और संभवतः आज यहाँ से बसें रवाना हो जाएंगी हरियाणा बॉर्डर के लिए। तो वहाँ से मजदूरों को लेकर देर रात या किसी भी समय वापस आ सकती हैं। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मजदूर हैं तो उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज चल रही है। और महाराष्ट्र सरकार से ये उत्तर प्रदेश सरकार ने वो किया है कि वो अपने बॉर्डर तक उन मजदूरों को पहुंचाएं, जहां से उत्तर प्रदेश सरकार की परिवहन विभाग की बसें जाएंगी और मजदूरों को लेकर वापस आएंगी। तकरीबन 10 लाख संख्या है मजदूरों की, तो लिहाजा ये सिलसिला चलेगा, थोड़ा लंबा चलेगा। और इसके लिए एक्सरसाइज भी अलग अलग किए जा रहे हैं कि किस तरह से, किस राज्य से मजदूरों को कैसे लाया जाए और उनको कहाँ कहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके लिए सेंटर्स भी बन रहे हैं। एक साथ कई इश्यूज पे काम किए जा रहे हैं ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, मजदूरों को आने का सिलसिला जारी रहे और वो अपने घरों तक पहुंच जाएं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, इनको लाने जो 14 दिन तक क्वारंटाइन पीरियड वहां पूरा कर चुके हैं उन्हीं मजदूरों को लाया जाएगा। बाकी को जो जिन्होंने क्वारंटाइन में नहीं पूरा किया समय, उनको वहीं पे बॉर्डर पे क्वारंटाइन रखा जाएगा और उसके बाद उनको घर लाया जाएगा। ये एक तरह से अंशिका एक चीज और, अगर सियासत की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से सारे राज्यों पे दबाव बढ़ा दिया मजदूरों को वापसी का। क्योंकि खास तौर से बिहार और झारखंड को देखें तो वहां पहले ही उनका दबाव था कोटा से छात्रों को जब उत्तर प्रदेश सरकार ले आई थी, और उसके बाद अब मजदूरों की वापसी इन दोनों राज्यों के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगी। और एक चीज और भी है कि योगी आदित्यनाथ ने अपना कद एक अलग मुख्यमंत्री के तौर पे पेश कर दिया है कि वो इन चीजों से और एक साहसिक कदम लिया है। इसकी सब तरफ तारीफ। और आपको बताया कि विपक्ष ने, पूरा विपक्ष यहाँ एकजुट हुआ है। पूरे विपक्ष ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, सब ने इस कदम की सराहना की है। सभी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज के और ये कहा कि ये बहुत अच्छा कदम हो और हम आपके साथ हैं। तो एक तरह से ये बहुत सियासी लाइन खींच दी है योगी आदित्यनाथ ने, जो दूसरे राज्यों के लिए, बिहार झारखंड के लिए मुश्किल पैदा करेगी और उन पर दबाव बढ़ेगा।
तीसरी खबर प्रयागराज से मैं आपको बता दूं, प्रयागराज से प्रोफेसर शाहिद जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्हें निलंबित कर दिया है विश्वविद्यालय प्रशासन ने। और उनकी जो उन्होंने संपत्ति थी उनकी, जहां पे वो रहते थे, जो जिस इलाके में तेलियरगंज इलाका है जहां पे वो रहते थे, उनके बारे में जानकारी मिली है। उसकी जांच हो रही है कि उन्होंने एक पार्क है, उस पार्क पे एक धार्मिक स्थल बना करके वहां पे जमातियों को रुकवाने का काम करते थे। इसकी जांच हो रही, प्रशासन ने वो जगह सील कर दी है और पार्क पे कितना अवैध कब्जा किया है इसकी भी जांच की जा रही है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम बड़ी खबरें ऐसी जिन पर आज पूरे दिन हमारी नजर रहेगी, वो आप तक हम रूबरू करा रहे हैं। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से, उनसे भी बातचीत करेंगे। अरविंद, जिस तरीके से मैं बात कर रही थी उत्तर प्रदेश को लेकर राधाकृष्ण से, साफ तौर पर जो मजदूरों को वापस लेकर आने का फैसला लिया गया है, ये कहना सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो आसपास के राज्य हैं उन पर इफेक्ट पड़ सकता है। राजस्थान और बिहार सरकार की से भी जनता ये मांग कर सकती है कि हमारे मजदूरों को वापस लाया जाए। क्या लगता है राजस्थान में भी ऐसी कुछ मांगे उठने की उम्मीद लग रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको वापस अपने राज्यों तक पहुंचाया जाए। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही कह दिया है। तो ऐसे में चूंकि प्रधानमंत्री से और केंद्र सरकार से लगातार जो मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह मंत्री से भी पिछले दिनों उन्होंने फोन पर बात की और ये कहा कि जो बच्चे हैं और जो मजदूर हैं उनको, जो प्रवासी हैं उनको अपने अपने राज्यों तक यहाँ पर भेजा जाए। तो इस संबंध में कहा जा सकता है कि जो राजस्थान की सरकार है वो खुद इस मामले में एक्टिव नजर आ रही है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रवासी स्टूडेंट्स हैं उनको उनके राज्यों तक पहुंचाया जाए और राजस्थान के जो मजदूर या स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको यहाँ तक वापस लाया जाए। इसके संबंध में लगातार जो है चीज यहाँ पर सामने आ रही है। तो वहीं यदि दूसरी बात की जाए, लॉकडाउन फेज 2 जो है उसके तहत कुछ छूट दी गई है। इसमें जो मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, वो यहाँ पर शुरू नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा जो अन्य जो दुकानें हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। और हालांकि जो आधा जो स्टाफ है वो यहाँ पर केवल काम करने के लिए पहुंचेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना यहाँ पर करनी होगी। साथ ही दूसरी बड़ी बात ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना के लिए ये कहा गया है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक लोग बाहर नहीं जाए। तो ऐसे में दुकानें जब खुल जाएंगी तो भी इसके बावजूद माना जा रहा है कि जो लोग हैं काफी कम संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे और 3 मई तक जो लॉकडाउन का पूरा असर है वो यहाँ पर जयपुर और राजस्थान में देखने को मिल सकता है। तो हॉटस्पॉट इलाके हैं उनके आसपास की दुकानें हैं वो किसी तरह से भी शुरू नहीं होगी। और बड़ी संख्या जो जयपुर की यदि बात करें तो जयपुर का अधिकांश जो हिस्सा है वो हॉटस्पॉट बन चुका है। कि देखिए जयपुर के बाहरी इलाकों में करीब 40 जगह इस वक्त कर्फ्यू है, 40 से 45 जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में 40 से 45 किलोमीटर का जो रेडियंस है वहां पर कर्फ्यू है। साथ ही परकोटा का पूरा इलाका जो है वो कर्फ्यू में है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर दुकानें नहीं खुल पाएंगी। तो ये कहा जा सकता है और इन जो एरिया में रहने वाले लोग हैं वो बाहर भी नहीं आ सकते हैं और ना ही कोई व्यक्ति एरिया में अंदर जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो लॉकडाउन की स्थिति है ये लगभग 3 मई तक इसी तरह से देखी जाएगी और उसके बाद ही जो व्यापार है और आगे क्या निर्णय होता है उसके बाद में जो हॉटस्पॉट की दुकानें हैं वो नहीं खोली जाएंगी। अरविंद, ये महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि जो एरियाज हॉटस्पॉट है वहां पर कोई दुकानें नहीं खोली जाएंगी, लेकिन जो अन्य जिले जहां पर कोरोना संक्रमित के जो मामले हैं वो कम आए हैं वहीं पर दुकानें खोली जाएंगी। शरद, क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या सरकार इतनी तैयार है उन मजदूरों को लेकर जो बाहर फंसे हुए हैं और जब वो दोबारा अपने राज्य आएंगे? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से अपने मजदूरों को लाने के लिए तैयार है और जिस तरह से उन्होंने छात्रों को लाने का बेड़ा उठाया था उसी प्रकार से जितने भी मजदूर जो मध्य प्रदेश के बाहर हैं और मध्य प्रदेश आने के लिए व्याकुल हैं उनको लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर कल बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के साथ निर्देशित किया है कि एक पूरी सावधानी के साथ सभी मजदूरों को लाना है। ये भी एक देखना है कि चूंकि बाहर से मजदूर आएंगे तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कहीं उनमें कोरोना पॉजिटिव मरीज तो नहीं है। ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी और इस चुनौती से कैसे पार पाना है, क्योंकि वर्तमान में यदि पूरे प्रदेश की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो 548 के आसपास क्वारंटाइन सेंटर क्षेत्र बनाया गया जिसमें मध्य प्रदेश की 26 लाख के आसपास जनसंख्या रहती है। अभी तक का जो सर्वे हुआ है वो 25 लाख लोगों का सर्वे हो चुका है। 1 लाख लोगों का सर्वे आने वाले 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। इस बीच यदि बाहर के प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश में आते हैं तो उनका किस तरह से कोई बीमारी को चेकअप करने की क्या व्यवस्थाएं होगी, ये एक बड़ी चुनौती जरूर रहेगी उनके सामने। इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है और आने वाले दिनों में रणनीति की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी, किस तरह से मजदूरों को वापस से अपने प्रदेश में लाया जाएगा। हालांकि कुछ मजदूर मध्य प्रदेश में आ चुके
की एक बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन जो बाहर के मजदूर है, जो दूसरे राज्यों के मजदूर मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो हर राज्य, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, हर राज्य अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है कि उनके जो प्रवासी मजदूर है, प्रवासी लोग हैं, वो सभी लोग अपने अपने गृहों में आ जाए, अपने अपने घरों में आ जाए, ताकि आने वाले समय में यदि स्थिति और यदि चेंजेस करने की बनती है। बिल्कुल शरद, देखिए महामारी ऐसी है कि 2-3 महीने बाद हम इससे रिकवर जरूर हो जाएंगे, लेकिन परेशानी किसानों की और मजदूरों की ऐसी है जिसका हल निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा एक समय पर। फिलहाल जिस तरीके से राधाकृष्ण देखा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कह दिया है कि हम मजदूरों को लेकर तो आ जाएंगे, लेकिन हम उन मजदूरों को लेकर आएंगे जो 14 दिन क्वारंटीन में थे। जी अंशिका, देखिए जो 14 दिन क्वारंटीन पूरा कर चुके उनको सरकार लेके आएगी, बाकी के जिनका क्वारंटीन नहीं पूरा हुआ उनको बॉर्डर पे ही 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखेगी सरकार, और वो 14 दिन उनको पूरे होने के बाद सरकार वापस लेके आएगी। तो दोनों तरह की सरकार ने वो किया है कि मतलब वो उनको छोड़ेंगे नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा लंबा, क्योंकि और राज्यों से आने का। और अभी एक और चीज पता चली है कि महाराष्ट्र से चूंकि दूर है, वहां से लाने के लिए तो बसों के बजाय सरकार इस तरह का अनुरोध केंद्र सरकार से कर सकती है, रेलवे से कर सकती है कि कुछ ट्रेनें उपलब्ध करा दी जाए जिनके जरिए वो अपने मजदूरों को उत्तर प्रदेश तक ला सके। तो अभी इस पे बातचीत बहुत प्राथमिक दौर तो उस पे है, और बात करेंगे रेलवे से, और इस तरह की चर्चा है। और शायद आज जो टीम 11 की बैठक होगी 10:30 बजे, उसमें भी इस पे चर्चा होगी, उसके बाद रेलवे से संपर्क किया जा सकता है सरकार की तरफ से। और रही बात इसका, अगर बताएं कि जो कोरोना के केसेज की, जी बिल्कुल बोले, जो कोरोना केसेज की बात है और आज जो छूट दी गई है लॉकडाउन 2 में, उसमें एक चीज मैं अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहूंगा। जो सरकार के सूत्रों से मेरी बात हुई उसमें 2 चीज, एक बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन उसके जो ब्यूटी पार्लर हैं और सैलून है वो नहीं खोले जाएंगे। उनके लिए क्लियर कट वो किया गया, सैलून और ब्यूटी पार्लर किसी भी तरह से राज्य में नहीं खुलेंगे, क्योंकि उनके जरिए संक्रमण का सबसे बड़ी आशंका है। तो और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो जाएगा अगर ये चीजें खोली जाती हैं। तो राधाकृष्ण, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, और इन सब के बीच अगर ये दुकानें खोली जाती हैं तो कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन होगा। श्रीकांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। झारखंड की स्थिति को लेकर लगातार झारखंड को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहां के मजदूरों को किस तरीके से राहत पहुंचाई जाएगी, वहां के जो किसान हैं उन्हें किस तरीके से राहत पहुंचाई जाएगी, लॉकडाउन 2.0 में क्या छूट वहां पर दी गई है। देखिए, झारखंड में भी वही छूट दी गई है जो सभी राज्यों में दी गई है। दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, पार्लर नहीं खुलेंगे, सैलून नहीं खुलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रांची का जो हिंद पीढ़ी इलाका है बहुत भयानक रूप से संक्रमित हो चुका है, और वहां पर कल 2 और नए केस सामने आए हैं। यानी झारखंड में शुक्रवार को नए 3 मामले सामने आए हैं, 2 हिंद पीढ़ी के हैं और 1 है देवघर का। तो वहां पर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। अब तक 3 संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक पूर्व IAS अधिकारी भी हैं, DDC थे, उनकी भी मौत हो चुकी है। 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो झारखंड सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। जहां तक प्रवासी मजदूरों की बात है, 1 लाख ही प्रवासी मजदूर झारखंड में लौटे हैं, और उनके खाते में सरकार 1-1 हज़ार रुपया भेज रही है, उनको 3 महीने का राशन दे रही है, और उनके लिए दाल भात केंद्र चलाए जा रहे हैं जहां पर उनको दाल भात खिलाया जा रहा है। तो झारखंड सरकार की जो दाल भात केंद्र हैं बहुत अच्छा बेहतर कर रहे हैं, वहां पर कोई शिकायत नहीं है लोगों की। तो झारखंड सरकार कोशिश कर रही है कि इस कोरोना के संक्रमण को एक जरिया बनाया जाए लोगों के दिलों पर राज करने के लिए। तो सरकारी खजाने में लेकिन पैसा है नहीं। लगातार झारखंड सरकार केंद्र सरकार से अपने हिस्से के पैसे की मांग कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में जो कोरोना को लेकर राजनीति हो रही है उसमें दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जेएमएम के नेता यहां तक कि हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि केंद्र के निर्देशों के अनुसार ही वो चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो जाहिर है कि झारखंड में जो कोरोना का संकट है उसके बीच में एक राजनीतिक संकेत भी मिल रहे हैं कि बीजेपी हेमंत सरकार पर हमला ज़्यादा नहीं कर रही है, वो कांग्रेस पर ज़्यादा हमला कर रही है, और हेमंत सरकार भी बिल्कुल मोदी के विरोध में कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। तो वहाँ एक नया राजनीतिक संदेश भी मिल रहा है। तो झारखंड में स्थिति विस्फोटक हो गई है। अब जहाँ तक आपने सुना कि राजस्थान से मजदूरों को भेजेगी सरकार उनके राज्य में,
बिहार के तो लाखों मजदूर फंसे हुए हैं राज्य के कई कोनों में। हाई कोर्ट ने भी जवाब तलब किया था सरकार से और सरकार कह चुकी है कि लॉकडाउन में वो किसी को लाने वाली नहीं है। बिहार के हजारों छात्र फंसे हुए हैं कोटा में, उनको भी सरकार लाने को तैयार नहीं है। सबसे खास बात है कि जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो फंसी हुई हैं और वो बड़ी परेशान हैं। उनकी माताएं, उनका अभिभावक लगातार हमको फोन कर रहे हैं कि उनकी बेटियों को कम से कम बिहार पहुंचा दिया जाए। तो अब जब दूसरी सरकारें तैयार हैं प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए, तो बिहार सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा अपने राज्य के मजदूरों को लाने के लिए। इस बीच एक विधायक जब राजस्थान से अपनी बेटी को लेकर गए थे अपने राज्य, तो उस पर भी तमाम सवाल खड़े हुए थे श्रीकांत। और साफ तौर पर अब मजदूर और छात्र ऐसे मुद्दा बन गए हैं जिनको कहीं ना कहीं हर राज्य में भुनाने की कोशिश की जाएगी कि हमारे जो फंसे हुए छात्र हैं उन्हें लाया जाए, हमारे जो फंसे हुए मजदूर हैं उन्हें लाया जाए। लेकिन इन सब के बीच बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है तो राजनीति की नहीं, एकजुटता की। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।